जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम आज पाचन तंत्र का भाग 2 देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पाचन तंत्र भाग 1 में आप लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन से अंग पाचन तंत्र में भाग लेते हैं, और उसके बाद भाग 2 में अब हम आप लोगों को बताएंगे कि किस अंग में किस प्रकार से पाचन होता है। इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात को जरूर जान लेते हैं कि हम चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, वो उन्हें सिर्फ 3 ही चीज़ों में संग्रहित करती हैं। वो 3 ही चीज़ों को स्वीकार करती हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए देख लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग तो दाल चावल रोटी बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन वो विज्ञान की भाषा में क्या होते हैं, केवल 3 ही चीज़ें हम खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर जो है वो पोषण प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको जो हमारा शरीर है वो डायरेक्ट हमारे शरीर की कोशिकाएं उसे एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, संचित नहीं करती हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को वो डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकती जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है। इसलिए ये तीनों अपनी अपनी छोटी से छोटी इकाई में टूट जाते हैं। इनकी भी छोटी से छोटी इकाई होती है और उसी इकाई में ये टूट जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से टूटता है, प्रोटीन किस प्रकार टूटता है और वसा किस प्रकार टूटकर हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट जाता है, और वसा या लिपिड्स वसीय अम्ल में टूट जाते हैं। लेकिन इस फॉर्म में, मतलब इसके इस रूप में भी हमारी कोशिकाएं इसे ग्रहण नहीं करती हैं। इसका मतलब इसे और तोड़ना होगा, इसकी अवस्था और ज़्यादा बदलेगी, तभी हमारी कोशिकाएं इसको संचित कर पाएंगी। अब एक बार फिर से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूट जाता है, पेप्टोन्स एमिनो अम्ल में टूट जाता है, और वसीय अम्ल ग्लिसरीन में टूट जाता है। अब इन तीनों को हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। इन्हीं तीनों से हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लाइकोजन होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल होती है, और वसा या लिपिड्स की सबसे छोटी इकाई ग्लिसरीन होती है। इसी फॉर्म में हमारा शरीर इनको एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने चावल या गेहूं यानी आटा खाया, तो वो पहले ग्लूकोज में टूटेगा, उसका पाचन ग्लूकोज में होगा, ब्रेक डाउन अर्थात वो ग्लूकोज में टूटेगा, उसके बाद फिर वो ग्लाइकोजन में बदलेगा। फिर मान लो प्रोटीन के लिए हमने दालें खाई, सोयाबीन खाया, तो प्रोटीन हमारा पहले पेप्टोन्स में टूटेगा, उसके बाद एमिनो अम्ल में टूटेगा। फिर वसा, तेल, घी आदि जो हम खाते हैं, वो पहले वसीय अम्ल में टूट जाते हैं, उसके बाद ग्लिसरीन में टूट जाते हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, पाचन अंग। पाचन तंत्र का पहला जो अंग था वो मुख था। आइए देख लेते हैं कि मुख में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाचन का पहला अंग हमारा मुख गुहा होता है, और मुख गुहा में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। मुख गुहा में मुख्य रूप से भोजन का पाचन करने के लिए 3 अंग उत्तरदायी होते हैं। मुख में सबसे पहले पाचन का कार्य जो है
दांत करते हैं, फिर लार ग्रंथियां, उसके बाद जिह्वा या जीभ। अब आइए हम सबसे पहले लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो लार ग्रंथियां होती हैं, मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 लार ग्रंथियां यानी एक जोड़ी हमारी जो जिह्वा है, जीभ उसके नीचे सामने, और एक इधर और एक इधर यानी एक जोड़ी ये होती है निचले जबड़े में, और एक इधर यानी एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, दोनों एक जोड़ी ये, यानी कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मानव शरीर में, मानव मुख में। आइए देख लेते हैं उनका नाम क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये बिंदु। जो जीभ के नीचे पाई जाती हैं जो लार ग्रंथियां, 2 लार ग्रंथियां हमारी जो जिह्वा है इसके नीचे पाई जाती हैं, उनको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। उनका नाम सबलिंगुअल ग्लैंड है। उसके बाद फिर निचले वाले जबड़े में जो पाई जाती है, एक इधर यहाँ जो पाई जाती हैं, उनका नाम होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और फिर ऊपरी जबड़े में जो पाई जाती हैं, उनका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। तो इस प्रकार मानव मुख में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि लार में टायलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में मुख्य रूप से टायलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण या सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही करते हैं। मुख में ही 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। याद रखना इस बात को, मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन हो जाता है। और ये जो टायलिन होती है ये मंड को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि रोटी को जितना हम चबाते हैं उतनी ही मीठी लगती है। और आप लोग देखे होंगे कि जब हम थक जाते हैं तब कोई मिठाई खा करके, कोई मीठी चीज़ ले करके और उसको खा लेते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं, कहते हैं थोड़ी ऊर्जा आ गई। ऐसा क्यों होता है? तुरंत ऊर्जा कहाँ से आ जाती है? इसीलिए हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुंह में ही हो जाता है और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए हम मीठी चीज़ खा करके पानी पीते हैं जब हम थक जाते हैं। और एक बिंदु है कि लार का जो पीएच मान है, लार अम्लीय होती है, इसलिए इसका पीएच मान निश्चित रूप से 7 से कम ही होगा। और इसका जो पीएच मान है वो लगभग 6.8 होता है, 6.8। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जिह्वा या जीभ देखते हैं। हमारे मुंह में जिह्वा या जीभ नामक एक अंग पाया जाता है जिसका मुख्य काम होता है दांतों द्वारा भोजन को फाड़ने पर या पीसने पर उसमें अच्छी तरह से लार को मिला देना। और इसका दूसरा काम होता है बोलने में मदद करना। जीभ मांसपेशियों की बनी हुई अस्थिहीन मतलब इसमें अस्थियां नहीं पाई जाती है, अस्थिहीन एक संरचना है। ये एक संवेदी अंग का भी कार्य करती है। संवेदी अंग का कार्य क्यों करती है? क्योंकि इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएं हमें विभिन्न तरह के स्वाद का अनुभव कराती हैं। मान लो हमने कोई मीठी वस्तु खाई, तब हमें यह वस्तु मीठी है ये कौन बताता है? हमारे जिह्वा में जो स्वाद कलिकाएं हैं वही हमें अनुभव कराती हैं, एहसास दिलाती हैं कि हमने कुछ मीठा खाया है या फिर हम कुछ नमकीन खाते हैं, तो वही हमें बताती हैं, वही हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं कि हमने मीठा खाया है या कोई चीज़ कड़वी खा ली है।
आइए एक चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जो हमारी जिह्वा है, इसमें जिह्वा के किस भाग में कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। हमारी जीभ का जो सबसे अग्र भाग होता है वो हमें मीठे का स्वाद देती है, मीठे होने के स्वाद का ज्ञान कराती है। उसके बाद ये दोनों किनारे जो इसके होते हैं ये नमकीन स्वाद का एहसास कराते हैं। उसके बाद फिर दोनों किनारे जो हैं उसके ऊपर वो खट्टे का अनुभव कराते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है अंदर का, जबान के अंदर का जो लास्ट वाला भाग है वो हमें कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। कड़वे को बिटर कहते हैं, खट्टे को सोर कहते हैं। सुअर नहीं, सोर, इसको सोर कहते हैं। और इसको नमकीन को इंग्लिश में साल्टी कहते हैं और मीठा को स्वीट कहते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलें। अब इसके बाद आइए देखते हैं अगला अंग कौन सा है। यह है दांत। मुंह के अंदर पाया जाने वाला अगला अंग होता है दांत, जिसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हम देख लेते हैं कि दांतों का जो अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और जो दांत है एक फ्लोरीन गैस होती है, इससे दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। दांतों में क्षय रोग का मतलब धीरे धीरे दांत अपने आप गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी बाहरी जो परत एनेमल है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहरी भाग को, दांत का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी परत होती है चमकीली, उसे एनेमल कहते हैं। और एनेमल से एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये सबसे शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है ये जो एनेमल है। और इसके कठोर होने का एक कारण यह है कि इसमें जो जल है, जल की मात्रा जो है वो 0% होती है, अर्थात इसमें जल पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए सबसे कठोर भाग होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। यहाँ भाग लिख देते हैं, अंग नहीं, सबसे कठोर भाग एनेमल होता है। और दांतों के अंदर का जो भाग होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। चलो एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। मान लिया ये दांत है, ये जो ग्रीन वाला भाग है यही भाग डेंटाइन होता है। और जो बाहर रेड वाला भाग दिख रहा है, चमकीला रेड कलर का, इसमें तो रेड कलर का दिख रहा है लेकिन हम लोगों में चमकीला दिखता है, उसे एनेमल कहते हैं। यही मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बताते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 इंसीजर, जिसको कृंतक कहते हैं। इनका काम होता है भोज्य पदार्थ को काटना। फिर केनाइन, जिसको रदनक कहते हैं, ये चीड़ फाड़ का काम करते हैं। मांसाहारी जंतुओं में जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, कुत्ता, बाघ, इनमें ये दांत जो हैं वो अधिक विकसित होते हैं। ये लिख दें, अधिक विकसित,
नहीं, आप लोग भूल जाएंगे, लापरवाह है ना, अधिक विकसित। ये जो कैनाइन है मांसाहारी जो जानवर है उनमें अधिक विकसित होता है। देखे होंगे आप लोग, बड़ा ऐसे बगल में ऐसे निकला रहता है, बहुत बड़ा। उसके बाद फिर है प्रीमोलर, जिसको अग्रचर्वणक कहते हैं। मतलब भोजन को फाड़ने के बाद चबाने का काम पहले आगे वाले जो दांत होते हैं, जिनको अग्रचर्वणक कहते हैं, वो पीसते हैं। उसके बाद उससे भी महीन पीसने का कार्य जो सबसे पीछे होते हैं वो दांत करते हैं, जिनको चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं। अच्छा, कैनाइन का जो काम है वो तो चीड़ फाड़ करना है, लेकिन इंसीजर के काम को देखते हुए मेरे मन में एक शंका हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति में इंसीजर ना हो, कृंतक ना हो, और वो मेरे घर पर मेहमान के रूप में आ जाए और उसे भुट्टा दे दिया जाए, भुट्टा समझ रहे हो आप लोग, बाली, तो वो कैसे खाएगा? अब आप लोगों को कृंतक जो दांत है इसका काम समझ में आ रहा होगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें दूध वाले दांत टूट जाते हैं, तो जब आगे वाले कृंतक दांत टूट जाते हैं तो वो जो अमरूद है उसको खाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। वो चाकू से काट के खाएंगे, ऐसे काट के नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जब उनके आगे के दांत रहेंगे ही नहीं तो वो कैसे खा पाएंगे। अच्छा, एक बात और हम देखेंगे कि मनुष्य में जो दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा गया है। एक बार जो दूध के दांत निकलते हैं उनकी संख्या 20 होती है। यहां लिख देते हैं, दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। और अनाज के दांत, इनको अनाज के दांत कहते हैं, अनाज के दांत इनकी संख्या होती है 32। कुछ लोगों में 28 ही होती है, बाद में 32 होती है, लेकिन इनकी जो संख्या मानी गई है वो 32 है। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मानव में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है? मानव में 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है? यहाँ से यही प्रश्न बनता है। तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कि ये जो 20 दांत हैं ये एक बार टूट जाते हैं, उसके बाद पुनः निकलते हैं। तो 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 20 है। और एक दूसरा प्रश्न बनता है कि उन दांतों की संख्या बताइए जो मनुष्य में एक ही बार निकलते हैं, तो उनकी संख्या होती है, अब आप लोग 32 नहीं कह देंगे, आपको कहना है 12 32 नहीं कहना है, क्योंकि एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार निकलते हैं, 20 तो 2 बार निकलते हैं। अच्छा, आइए अब हम देख लेते हैं कि मनुष्य में इंसीजर की कितनी संख्या होती है, कैनाइन की कितनी होती है, प्रीमोलर की और मोलर की संख्या कितनी होती है। इसको हम आप लोगों को एक ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, एक चित्र के माध्यम से। देखो, मैंने एक जबड़ा बना दिया है और मनुष्य में होते कितने हैं? 2 जबड़े, लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर का जबड़ा बनाया है। आइए देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं। देखो, जैसे ऊपर के जबड़े में दांत व्यवस्थित रहते हैं, ठीक वैसे ही निचले जबड़े में दांत व्यवस्थित रहते हैं। तो अगर हम एक जबड़ा पढ़ लेते हैं तो दूसरा अपने आप कंफर्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो 4 दांत हैं, 1 2 3 4, देखो लिखा है, ये सामने वाले जो ठीक हमारे मुंह के सामने होते हैं 4 दांत, ये होते हैं इंसीजर, इनको इंसीजर कहते हैं। उसके बाद
दोनों तरफ दो दांत नुकीले होते हैं, उनका आकार कुछ ऐसा होता है, उनको कहते हैं केनाइन। तो इनकी संख्या हो गई 4, केनाइन की संख्या हो गई 1 और 1 2। उसके बाद ये जो 1 और 2, 2 इधर और 2 इधर दिख रहे हैं, ये होते हैं प्रीमोलर। इनकी संख्या 2 और 2 लिख दे रहे हैं, इनकी संख्या हो गई 4। और फिर 1 2 3, 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, ये हो गए मोलर। कितने हो गए? 3 3 6, मोलर की संख्या 6। अब हम देख लेते हैं कुल कितने दांत हुए। एक जबड़े में कुल दांतों की संख्या कितनी हुई? देखो 6 6 4 10, 10 और 4 ये होते हैं, 10 4 14 और 2 ये केनाइन, 14 2 16, यानी एक जबड़े में कुल दांतों की संख्या हो गई 16। एक जबड़े में कुल दांतों की संख्या 16 हो गई, तो 2 जबड़े में दांतों की संख्या 32 हो जाएगी। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दंत सूत्र आप लोगों को बताते हैं और पुनः प्रयास करते हैं समझने का। देखो बात आई दंत सूत्र की, तो दंत सूत्र जो है वो 2 प्रकार के होंगे, एक वयस्क में अलग होगा और बच्चों में अलग। क्योंकि बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20, यानी 20 के हिसाब से व्यवस्थित रहते हैं बच्चों में दांत। और जो वयस्क होते हैं उनमें दांतों की जो संख्या होती है वो 32 के हिसाब से व्यवस्थित रहते हैं। तो वयस्क और बच्चों का जो दंत सूत्र है वो अलग अलग होता है। आइए समझते हैं। देखो जब हमें दंत सूत्र निकालना होता है तब हम एक जबड़े के 2 भाग कर देते हैं। तो ये ऊपरी जबड़ा है, इसके हम 2 भाग कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। इसको हम यहां से बीचों बीच से इसके 2 भाग कर रहे हैं, यहां से कर दिया। अब आप लोग देखो यहां जो मोलर थे, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है इधर, ये जो मोलर थे इनकी संख्या कितनी बची है? अब इधर का हमें नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि हम अलग कर दिए इसको। तब मोलर की संख्या हो गई 3, फिर प्रीमोलर की संख्या 1 2, प्रीमोलर की संख्या बची है 2। इधर का तो पढ़ना नहीं क्योंकि इधर हमने अलग कर दिया है। और फिर केनाइन जो है इसकी संख्या बची है 1, और जो इंसीजर हैं उनमें 2 इधर हो गए हैं, 2 इधर 2 रह गए हैं, तो 2 ये हो गए, इनकी भी संख्या हो गई 2। तो सूत्र क्या बना? 21 23, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिख दे रहे हैं, यहां से शुरू करते। 2 सबसे पहले इंसीजर होता है, तो सबसे पहले 2, फिर केनाइन, फिर 1, फिर प्रीमोलर 2, फिर मोलर 3। ये होता है दंत सूत्र वयस्कों का। लेकिन ये अभी एक जबड़े के आधे भाग का दंत सूत्र है। अगर हमें पता लगाना है कि कुल कितने दांत हैं इस सूत्र के माध्यम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 2 इंसीजर हो गए, एक ये, 3 2 5, 5 2 7, 3 नहीं 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये 8 हुए। एक जबड़े के 8 दांत हुए। एक जबड़े का आधा भाग है, एक जबड़े का आधा भाग है, तो उसमें 8 हैं, तो पूरा भाग 16 हो जाएंगे। और जब ऊपरी जबड़े में 16, तो निचले जबड़े में भी 16 होंगे। ऐसे समझते हैं। ये आपका मुंह है और मुंह के ये 4 भाग हो गए, आपके जबड़े के 4 भाग हो गए। अब यहां लिख दीजिए 21 23, 21 23, 21 23 और 21 23। अब आपसे कोई पूछ ले कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको क्रम पता है। सबसे पहले इंसीजर होते हैं,
सबसे पहले इंसीजर होते हैं, तो गिन लीजिए इंसीजर कितने हैं। सब में पहले 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी हमारे मुंह में कुल इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8 इंसीजर हो गए 8। उसके बाद दूसरा होता है केनाइन, कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 केनाइन हो गए। उसके बाद फिर प्रीमोलर कितने होंगे? 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ये 8 हो गए। और फिर मोलर की संख्या 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, ये 12। अब आप इनको जोड़ लीजिए, कुल दांतों की संख्या पता चल जाएगी कितने हैं। ये कितना होगा? 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, कुल दांतों की संख्या 32 होती है। ये हो गया वयस्कों का दंत सूत्र। अब हम देख लेते हैं बच्चों का दंत सूत्र। यहां लिख देते हैं, वयस्कों का होता है 21 23, और बच्चों का जो होता है वो होता है 21 02। बच्चों का 21 02 होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे जब बच्चे हंसते हैं तो उनके ये आगे वाले दांत तो दिखते हैं, लेकिन ये वाले दांत नहीं दिखते हैं, क्योंकि बच्चों में प्रीमोलर जो है उनकी संख्या 0 होती है। तो आप यही सूत्र देख लीजिए एक बार। ये हो गया वयस्क का दंत सूत्र और बच्चों का दंत सूत्र। उसके बाद आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूंकि दांत का ये वीडियो है, इसलिए एक बात और याद आ गई है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए। कभी कभी हमारे मन में शंका रहती है कि जो पक्षी हैं उनके दांत कहाँ होते हैं, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जो पक्षी हैं, पक्षियों में जो चोंच है वही उनके दांत होते हैं। और एक प्रश्न बनता है कि हाथी के जो दांत बाहर दिखाई देते हैं, एक इधर एक इधर, वो किस प्रकार के दांत हैं? यानी इंसीजर हैं, केनाइन हैं, या मोलर हैं, या प्रीमोलर हैं? तो अक्सर लोग इसका गलत जवाब बता देते हैं, क्योंकि वो बगल से निकले होते हैं। और हम अभी बताए हैं कि जो ये दांत हैं बगल के, ये केनाइन होते हैं, यानी रदनक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी के जो दोनों तरफ बड़े दांत निकले होते हैं वो इंसीजर होते हैं, यानी कृंतक होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं। अच्छा, बाहर क्यों निकले होते हैं? उनका काम क्या होता है? वो उन दांतों से भोजन को नहीं चबाते हैं, भोजन को काटते नहीं हैं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए या किसी चीज़ को उठाने के लिए जब अपनी सूंड से उठाते हैं तो उन्हीं दांतों पर रख लेते हैं। इसीलिए उनके जो ये इंसीजर दांत हैं वो दो दांत बाहर व्यवस्थित रहते हैं। तो ये थोड़ा सा दांतों के बारे में हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में वीडियो आई होगी। और अगला वीडियो पाचन तंत्र का पार्ट 3 भाग 3 लेकर हम जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।